अब से कुछ ही देर में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। हिंदी में होगा मोदी का पूरा संबोधन। करीब 20 मिनट तक चलेगा मोदी का भाषण। यूएन महासभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ को दे सकते हैं कश्मीर मुद्दे पर जवाब। कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ ने उठाया था कश्मीर का मुद्दा। जनमत संग्रह कराने की उठाई थी मांग। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने 9/11 हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। 2001 में हुआ था आतंकी हमला जिसमें मारे गए थे हजारों लोग। तमिलनाडु की सीएम जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल की जेल, साथ ही विशेष अदालत ने लगाया 100 करोड़ का जुर्माना। अब 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी जयललिता। साथ ही तमिलनाडु की सीएम भी नहीं रही अम्मा। बेंगलुरु की सेंट्रल जेल जाएंगी जयललिता। पंकजा मुंडे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी शिवसेना। महाराष्ट्र में बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी और पर्ली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार है पंकजा। राज्यपाल ने महाराष्ट्र के सीएम चौहान का इस्तीफा किया मंजूर। फिलहाल कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे पृथ्वीराज। कल सौंपा था राज्यपाल को इस्तीफा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान, अमीन पटेल, अतुल शाह जैसे दिग्गजों ने भरा उम्मीदवारी का पर्चा। पोरबंदर से बीजेपी सांसद विठल रादड़िया ने अपनी बहू का किया पुनर्विवाह। कन्यादान में दिए 100 करोड़। भारत ने मेंस टीम स्क्वैश के बेस्ट ऑफ 3 के फाइनल में मलेशियाई टीम को 2-0 से हराकर तीसरा गोल्ड जीता। विमेंस टीम ने कुछ देर पहले ही जीता था सिल्वर। नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं एसएन विनोद। अब वो ऐतिहासिक घड़ी आ चुकी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने वाले हैं। मोदी इस महासभा में भारत से जुड़े सभी मुद्दों को पूरी ताकत के साथ रखने को तैयार हैं। मोदी अपना पूरा भाषण हिंदी में देने वाले हैं और पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मोदी दूसरे ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो हिंदी में सभा को संबोधित करेंगे। न्यूयॉर्क में भी हर ओर नमो नमो की धूम है। कल रात यहां पहुंचे मोदी का जमकर स्वागत किया गया। मोदी आज 9/11 के स्मारक भी गए जहां आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। अब पूरी दुनिया की नजरें मोदी पर रहेंगी जब वो संयुक्त राष्ट्र सभा को संबोधित करेंगे। करीब 15 मिनट तक मोदी का यह भाषण चलेगा। इसके बाद मोदी कई देशों के प्रधानमंत्रियों से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार शिवाजी सरकार, बीजेपी नेता अशोक सिंह, कांग्रेस नेता सत्याबहन, एमएनएस नेता अखिल चित्रे और शिवसेना नेता सुभाष सावंत। तो आज एक विशेष अवसर है, बल्कि हम यह मानकर चल रहे हैं कि एक ऐतिहासिक अवसर है। हमारे देश के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ उस अमेरिका की यात्रा पर गए जहां कुछ वर्षों पूर्व उस अमेरिका ने इन्हें कुछ निहायत ही आपत्तिजनक आरोप में वीसा देने से भी इनकार कर दिया था। आज वही अमेरिका पलक पौड़े बिछा
लाल कालीन उनका स्वागत कर रहा है। ये कुछ है। इसलिए भी अमेरिका में उत्सुकता पूछा जा रहा है कि अमेरिका में आज तक किसी ऐसे प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं हुआ। वहाँ जो उत्सुकता बनी उसके सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग उस नरेंद्र मोदी को देखना चाहते थे जिसे अमेरिका में एक दुष्प्रचार के जरिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की थी। बहरहाल वो समय बदल गया, स्थिति बदल गई, परिस्थिति बदल गया। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने वाले हैं। बिल्कुल उन्होंने सही निर्णय लिया कि अटल बिहारी वाजपेयी की तरह जब 1977 में वाजपेयी जी ने विदेश मंत्री की हैसियत से वहाँ हिंदी में भाषण दिया था, आज प्रधानमंत्री की हैसियत से नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति होंगे जो संयुक्त राष्ट्र में हमारे देश की राजभाषा, जिसे हमने राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया है, हिंदी में भाषण देंगे। मुद्दा यह उत्सुकता का विषय यह है कि चूंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के राष्ट्रपति नवाज शरीफ ने एक ऐसे विषय को खड़ा कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में लिखा। उन्होंने कहा कि वहाँ मांग कर दी कि वहाँ कश्मीरियों को जनमत संग्रह का अधिकार दिया जाना चाहिए, अर्थात प्लेबिसाइट का अधिकार दिया चाहिए। और उसका वो एक जो थोथी दलील, पुरानी दलील है जो खत्म हो चुकी है, 1948 के संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव की चर्चा उन्होंने कर दी जिसमें कभी ऐसी बात कही गई थी। लेकिन तब की 1948 की और आज की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। हर तरह से फर्क हो गया, न वो परिस्थितियां है, न वो लोग है, न शासन है, न मानस है। ऐसे में अगर नवाज शरीफ ने मांग की है तो यह बिल्कुल, मैं इसे मानता हूं कि यह जनमत संग्रह की मांग उस क्षेत्र के लोगों का ध्यान बटाने के लिए और पूरे एशिया क्षेत्र में इधर अशांति पैदा करने के लिए, तनाव पैदा करने के लिए एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह मांग रखी है। उस क्षेत्र में अशांति चाहते हैं। इसका कारण भी सभी पूरा विश्व जानता है। जिस संयुक्त राष्ट्र महासभा में नवाज शरीफ ने मांग रखी, वहां के सारे सदस्य जानते हैं कि पाकिस्तान अस्थिरता के एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां उसका संभालना वहां के प्रधानमंत्री के लिए मुश्किल है। इसलिए वो पूरे पाकिस्तान के लोगों का भी, पाकिस्तानी आवाम का भी ध्यान बटाने के लिए इस जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठा करके वो वहाँ एक हीरो बनना चाहते हैं। क्योंकि एक विडंबना है कि वहाँ पर सत्ता में वही बना रह सकता है जो हिंदुस्तान के खिलाफ विष वमन करता रहे, जहर उगलता रहे। यही स्थिति आज की है। अब मैं आपसे बता कि सरकार साहब, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ की बातों का जवाब आज अपने उद्बोधन में देंगे? दे सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से नवाज शरीफ ने उठाया है, और जब पाकिस्तान की हर वक्त कोशिश यही रहती है जी कि बायलैटरल इश्यूज़ को इंटरनेशनलाइज किया जाए। दूसरी चीज़, उन्होंने जो ये कहा प्लेबिसाइट की बात जो उन्होंने दोबारा कहा है, जी जी उसी यूएन रेजोल्यूशन में ये भी कहा गया था प्लेबिसाइट तब तक नहीं हो सकता है जब तक पाकिस्तान उस क्षेत्र को खाली न करे। तो पाकिस्तान ने उस शर्त को नहीं माना और प्लेबिसाइट की बात को पॉलिटिकली वो बार बार दोहराता रहता है। पाकिस्तान आज भी अगर प्लेबिसाइट कराना है, आज की स्थितियां क्या है वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, पर पाकिस्तान सबसे पहले जो है, जो इंटरनेशनली हमारी वेल मार्क्ड बॉर्डर्स हैं, वहाँ से अपने को विड्रॉ करके ले जाए और तब प्लेबिसाइट की बात करें, तब तो बात समझ में आती है। तो ये जो दोनों ही बात पाकिस्तान कर रहा है कि हम छोड़ेंगे भी नहीं, प्लेबिसाइट की बात भी करेंगे, पॉलिटिकल माइलेज भी लेना चाहेंगे, तो ये नहीं चल सकता है। दूसरी चीज़, मोदी जी को जो जवाब देंगे, मेरे ख्याल मोदी जी भी इसी लाइन पर जवाब देंगे। और दूसरी चीज़, पाकिस्तान यूएन रेजोल्यूशन की जो भी बातें हैं वो पुरानी बातें हो गई हैं, आज उसके कोई मायने नहीं रह गए हैं। शिमला समझौते के बाद उन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं रह गई है जो 71 में हुई थी। उसके बाद वाजपेयी जी के साथ जो समझौता हुआ, उसके बाद भी इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह गया है। तो आज की तारीख में मोदी जी जो बात करेंगे वो यही दो टूक बात करेंगे कि पाकिस्तान का कश्मीर पे किसी भी तरह के बोलने का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि भारत को अधिकार है बोलने का। भारत के पास सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारी वेल मार्क्ड बॉर्डर्स है जिसको पाकिस्तान ने बिगाड़ा हुआ है। अब अगर पाकिस्तान इस पूरे
दक्षिण एशिया में शांति चाहता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में शांति चाहता है, तो सबसे पहले तो उसको जो एलओसी है उसको समाप्त करके जो इंटरनेशनली वेलमार्क बॉर्डर जो भारत के हैं और जिसको पाकिस्तान खुद स्वीकार करता है जी। उसके पीछे चला जाए। मेरे ख्याल में कश्मीर समस्या का हल और भारत पाकिस्तान की समस्या का हल वहीं हो जाता है। चलिए हम इस पर आएंगे। इसमें एक मुद्दा उठकर, जैसे आपने सही बात बोली कि शायद नरेंद्र मोदी बात से, लेकिन वहां पर एक अड़चन सामने है कि भारत का हमेशा शुरू से हमारा स्टैंड ये रहा हुआ है कि कश्मीर का मुद्दा द्विपक्षीय मुद्दा है और हम आपस में बातचीत करके सवाल करें इसको, और पाकिस्तान की कोशिश हमेशा ये रही है कि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जाए। तो स्ट्रेटजिकली शायद मोदी इसको छोड़ भी दे, क्योंकि अगर मोदी ने वहां जवाब दिया, एक शंका है, मैं आपसे इस पर आऊंगा, तो शायद ये तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा, फिर तो महासभा में डिबेट का मुद्दा बन जाएगा ये, जिससे भारत शायद राजनयिक तौर पर बचना चाहेगा। अशोक जी के पास आएंगे। फिलहाल हमारे पास मुंबई स्टूडियो में एमएनएस नेता अखिल चित्रे जी और शिवसेना नेता सुभाष सावंत जी मौजूद हैं। आज हमारा दिन था महाराष्ट्र महाचक्र का, जिस पर चुनाव गया, लेकिन वो आ गए मोदी जी के कारण। आज हमने थोड़ा विषय का परिवर्तन किया है, लेकिन चित्रे जी और सावंत जी संक्षेप में, चूंकि विषय थोड़ा आज बदलना पड़ गया है, आज प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा भाषण देने वाले हैं, लेकिन अब आपसे जान लेते हैं चित्रे जी, सबसे पहले आप जो महाराष्ट्र में जो पूरे जो राजकीय समीकरण जो बदल गए, जिस प्रकार चारों दल अलग हो गए, कांग्रेस, एनसीपी, आपके शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, ये चारों दल अब अलग अलग चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में आपके चित्रे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना का रुख क्या रहेगा, वो किसका साथ देगी ये फिलहाल इस चुनाव में, या चुनाव के पश्चात अगर कोई नए गठबंधन की बात उठती है तो आपकी पार्टी किसके साथ जाएगी, राज ठाकरे का हाथ किसकी पीठ पर होगा? चित्रा जी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आज तक जितने भी इलेक्शंस आए महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपने बलबूते पे लड़ी है, और वो सब जो भी यश आज तक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को मिला है वो उनके ही ताकत पे और राज साहब ठाकरे के बलबूते पर ही मिला है। हम इससे आगे भी जो भी इलेक्शन अभी महाराष्ट्र में आए हैं 2014 के, वो गठबंधन हो, आघाड़ी हो, युति हो, महायुति हो, जो भी हो, हमने तो ये तय किया था कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने ही ताकत पे और अपने ही संख्या पे महाराष्ट्र में विरोधी पक्ष में बैठेगी या सरकार बनेगी, जो भी कुछ हो, जो भी निर्णय महाराष्ट्र की जनता लेगी, हम उसका स्वागत करेंगे और उस हिसाब से ही हम महाराष्ट्र में अपने आगे कदम बढ़ाएंगे। इसीलिए हमें फर्क नहीं पड़ता कि युति टूटे या आघाड़ी टूटे। हमने इससे पहले ही जब उनकी आघाड़ी होने वाली थी और युति होने वाली थी, उसी समय हमने ये जाहिर किया था कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इलेक्शन अपने ही दम पर लड़ेगी। चित्रे जी, एक इस बीच एक सवाल ये उठा है, चूंकि शिवसेना, आपकी पुरानी पार्टी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की महायुति बिखर गई, टूट गई है, दोनों अलग लड़ रहे हैं। अब शिवसेना की ओर से विशेषकर उद्धव ठाकरे ने यह साफ कर दिया है कि मराठी अस्मिता का नाम पर चुनाव लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की दुश्मन है, सीधे शब्दों में यह कह दिया है। तो जब मराठी अस्मिता की आती है, तो क्या आपके लिए यह असहज स्थिति पैदा नहीं होती है कि आप ऐसी स्थिति में शिवसेना का विरोध करें? सवाल यहाँ पर शिवसेना का विरोध करने का नहीं है। अगर बात आती है मराठी अस्मिता की, तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हमेशा ही मराठी अस्मिता के लिए लड़ते आई है, और ये देश की जनता ने बार बार देखा है। तो इसमें शिवसेना ने क्या कहा या उद्धव जी ठाकरे ने क्या कहा, ये उनका वैयक्तिक उनका पार्टी का प्रश्न है। और अगर रही बात, आप कोई प्री पोल अलायंस या पोस्ट पोल अलायंस की बात कर रहे हो, तो वो अलायंस जो भी है उसका निर्णय सन्माननीय राज साहब ठाकरे ले सकते हैं। वो निर्णय सन्माननीय राज साहब ठाकरे आने वाले दिनों में, या योग्य अगर हमें कोई सामने से प्रस्ताव आया, अभी तक तो हमें कुछ पता नहीं इसके बारे में, राज साहब ठाकरे वो निर्णय महाराष्ट्र के हित में जो होगा वो डेफिनेटली लेंगे। चित्रा जी, चूंकि हम लोग एक चर्चा में बैठे हुए, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एमएनएस के प्रतिनिधि हैं,
कि जैसा आपने खुद कहा कि एमएनएस भी मराठी महाराष्ट्र अस्मिता के पक्ष में है और इसके लिए लड़ती रही है, और अब शिवसेना भी इसी मुद्दे के साथ मतदाता के पास जाना चाहती है, तो ऐसा नहीं लगता कि आप दोनों को मिल करके चुनावी मैदान में उतरना चाहिए महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए? महाराष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न जहां तक आता है, महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने गए 8 सालों में, जब से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना हुई है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में ही वो आता है कि महाराष्ट्र का डेवलपमेंट कम्स फर्स्ट और महाराष्ट्र के लोग पहले आते हैं। इसीलिए हमने हमारे खुद को एक रीजनलाइज कर लिया है, हमको खुद को एक बाउंड्री डाल दी है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, हमारा जो क्लियर एजेंडा है, क्लियर व्यू है, वो ऑलरेडी महाराष्ट्र और देश के जनता के सामने रखा है। अभी ये बीजेपी और शिवसेना का जो भी गठबंधन टूटा है, जो भी युति टूटी है, वो अब की बात है। अब उन्होंने अब मैं सुचित्रा जी थोड़ा मैं आपको रोक रहा हूं। अब चूंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र वहां संयुक्त राष्ट्र महासभा पहुंच चुके हैं और अब वो संबोधित करने वाले हैं, उनके भाषण को हम लोग सुन लेंगे, फिर उस पर चर्चा करेंगे। And I invite him to address the Assembly, Mr. Prime Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमान सैम कुरेशा जी, अंडर सेक्रेटरी जनरल श्रीमान गेट्टू जी, विशिष्ट प्रतिनिधिगण और मित्रों, सर्वप्रथम मैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के अध्यक्ष चुने जाने पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मैं पहली बार आप सबको संबोधित करने का मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। मैं भारतवासियों की आशाओं व अपेक्षाओं से अभिभूत हूँ। उसी प्रकार मुझे इस बात का पूरा भान है कि विश्व को 1.25 बिलियन लोगों से क्या अपेक्षाएं हैं। भारत वह देश है जहां मानवता का 6वां हिस्सा आबाद है। भारत ऐसे व्यापक पैमाने पर आर्थिक व सामाजिक बदलाव से गुजर रहा है जिसका उदाहरण इतिहास में दुर्लभ है। प्रत्येक राष्ट्र की विश्व की अवधारणा उसकी सभ्यता व उसकी दार्शनिक परंपरा के आधार पर निरूपित होती है। भारत का चिरंतन विवेक समस्त विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखता है। और मैं जब ये बात कहता हूं तब मैं साफ करता हूं कि हर देश की अपनी एक फिलॉसफी होती है। मैं आइडियोलॉजी के संबंध में नहीं कह रहा हूं। और देश उस फिलॉसफी के प्रेरणा से आगे बढ़ता है। भारत एक देश है जिसकी वेद काल से परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की रही है। भारत एक देश है जहां प्रकृति के साथ संवाद, प्रकृति से कभी संघर्ष नहीं, ये भारत के जीवन का हिस्सा है। और उसका कारण उस फिलॉसफी के तहत, भारत उस जीवन दर्शन के तहत आगे बढ़ता रहा है। प्रत्येक राष्ट्र की
विश्व की अवधारणा उसकी सभ्यता व उसकी दार्शनिक परंपरा के आधार पर निरूपित होती है। भारत का चिरंतन विवेक समस्त विश्व को, जैसा मैंने कहा, वसुधैव कुटुंबकम, एक कुटुंब के रूप में देखता है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि विश्व पर्यंत न्याय, जस्टिस, गरिमा, डिग्निटी, अवसर, अपॉर्चुनिटी एवं समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी के हक में आवाज उठाता रहा है। अपनी विचारधारा के कारण हमारा मल्टीलेटरलिज्म में दृढ़ विश्वास है। आज यहां खड़े होकर के मैं इस महासभा पर टिकी हुई आशाओं व अपेक्षाओं के प्रति पूर्णतया सजग हूं। जिस पवित्र विश्वास ने हमें एकजुट किया है, मैं उससे अत्यंत प्रभावित हूं। बड़े महान सिद्धांतों और दृष्टिकोण के आधार पर हमने इस संस्था की स्थापना की थी, इस विश्वास के आधार पर कि अगर हमारे भविष्य जुड़े हुए हैं तो शांति और सुरक्षा, मानव अधिकार और वैश्विक आर्थिक विकास के लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा। तब हम 51 देश थे। आज 193 स्वतंत्र देश के झंडे इस बिल्डिंग पर लहरा रहे हैं। हर नया देश इसी विश्वास और उम्मीद के आधार पर यहां प्रवेश करता है। हम पिछले 60 दशकों में बहुत कुछ हासिल कर सके हैं। कई लड़ाइयों को समाप्त किया है, शांति कायम रखी है, कई जगह आर्थिक विकास में मदद की है, गरीब बच्चों के भविष्य को बनाने में मदद दी है, भूखमरी हटाने में योगदान दिया है और इस धरती को बचाने के लिए भी हम सब साथ मिलकर के जुटे हुए हैं। 69 यूएन पीस कीपिंग मिशन में विश्व में ब्लू हेलमेट को शांति के रंग की एक पहचान दी है। आज समस्त विश्व में लोकतंत्र की एक लहर है। अफगानिस्तान में शांतिपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन यह भी दिखलाता है कि अफगान जनता की शांति की कामना हिंसा पर विजय अवश्य पाएगी। नेपाल युद्ध से शांति और लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ा है। भूटान के नए लोकतंत्र में एक नई ताकत नजर आ रही है। पश्चिम एशिया एवं उत्तर अफ्रीका में लोकतंत्र के पक्ष में आवाज उठाए जाने के प्रयास हो रहे हैं। ट्यूनीशिया की सफलता दिखा रही है कि लोकतंत्र की ये यात्रा संभव है। अफ्रीका में स्थिरता, शांति व प्रगति हेतु एक नई ऊर्जा व जागृति दिखाई दे रही है। हमने एशिया और उसके पूरे अभूतपूर्व समृद्धि का अभ्युदय देखा है, जिसके आधार में शांति एवं स्थिरता की शक्ति समाहित है। अपार संभावनाओं से समृद्ध महादेश लैटिन अमेरिका स्थिरता एवं समृद्धि में साझा प्रयास में एकजुट हो रहा है। यह महादेश विश्व समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ सिद्ध हो सकता है। भारत अपनी प्रगति के लिए एक शांतिपूर्ण और स्थिर
अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की अपेक्षा करता है। हमारा भविष्य हमारे पड़ोस से जुड़ा हुआ है। इसी कारण मेरी सरकार ने पहले ही दिन से पड़ोसी देशों से मित्रता और सहयोग बढ़ाने पर पूरी प्राथमिकता दी है और पाकिस्तान के प्रति भी मेरी यही नीति है। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता से शांतिपूर्ण वातावरण में बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाए और गंभीरता से द्विपक्षीय बातचीत के लिए सामने आए और इस मंच पर बात उठाने से समाधान के प्रयास कितने सफल होंगे, इस पर कईयों को शक है। आज हमें बाढ़ से पीड़ित कश्मीर के लोगों को सहायता देने पर ध्यान देना चाहिए, जो हमने भारत में बड़े पैमाने पर आयोजित किया है। और इसके लिए सिर्फ भारत में कश्मीर उसी का ख्याल रखने पर हम रुके नहीं हैं। हमने पाकिस्तान को भी कहा, क्योंकि उस क्षेत्र में भी बाढ़ का असर था। हमने उनको भी कहा कि हम जिस प्रकार से कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में भी उन बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने के लिए हमने सामने से प्रस्ताव रखा था। हम विकासशील विश्व का हिस्सा हैं, लेकिन हम अपने सीमित संसाधनों को उन सभी के साथ साझा करने के इच्छुक हैं जिन्हें इनकी नितांत आवश्यकता है। दूसरी ओर आज विश्व बड़े स्तर के तनाव व उथल-पुथल की स्थितियों से गुजर रहा है। बड़े युद्ध नहीं हो रहे हैं, परंतु तनाव एवं संघर्ष सब दूर नजर आ रहा है, बहुतेरे हैं। शांति का अभाव है तथा भविष्य के प्रति अनिश्चितता है। आज भी व्यापक रूप से गरीबी फैली हुई है। एक होता हुआ एशिया प्रशांत क्षेत्र, एशिया पैसिफिक रीजन अभी भी समुद्रीवर्ती सुरक्षा, जो कि इसके भविष्य के लिए आधारभूत महत्व रखती है, कर बहुत चिंतित है। यूरोप के सम्मुख नए विभाजन का खतरा मंडरा रहा है। पश्चिम एशिया में विभाजक रेखाएं और आतंकवाद बढ़ रहे हैं। हमारे अपने क्षेत्र में आतंकवाद के अस्थिरताकारी खतरे से जूझना जारी है। हम पिछले 4 दशक से इस संकट को झेल रहे हैं। आतंकवाद नए नए रूप और नाम से प्रकट होता जा रहा है। इसके खतरे से छोटा या बड़ा, उत्तर में हो या दक्षिण में, पूरब में हो या पश्चिम में, कोई भी देश मुक्त नहीं है। मुझे याद है जब मैं 20 साल पहले विश्व के कुछ नेताओं से मिलता था और आतंकवाद की चर्चा करता था, तो उनको ये बात गले नहीं उतरती थी। वो कहते थे तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। लेकिन धीरे धीरे आज पूरा विश्व देख रहा है कि आतंकवाद किस प्रकार के फैलाव करता चला जा रहा है। परंतु क्या हम वाकई इन ताकतों से निपटने के लिए सम्मिलित रूप से ठोस अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कर रहे हैं? और मैं मानता हूं ये सवाल बहुत गंभीर है। आज भी कई देश आतंकवादियों को अपने क्षेत्र में पनाह दे रहे हैं और आतंकवाद को अपनी नीति का उपकरण मानते हैं।
और जब गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म ये बातें सुनने को मिलती है, तब तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की हमारी निष्ठाओं पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। पश्चिम एशिया में आतंकवाद की पाशविकतापूर्ण वापसी तथा दूर और पास के देशों पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित कार्यवाही का स्वागत करते हैं, परंतु इसमें क्षेत्र के सभी देशों की भागीदारी और समर्थन अनिवार्य है। अगर हम टेररिज्म से लड़ना चाहते हैं तो क्यों न सबकी भागीदारी हो, क्यों न सबका साथ हो और क्यों न उस बात पर आग्रह किया जाए। समुद्र, सी, स्पेस एवं साइबर स्पेस साझा समृद्धि के साथ साथ संघर्ष के रंगमंच बने हैं। जो समंदर हमें जोड़ता था, उसी समुंदर से आज टकराव की खबरें शुरू हो रही है। जो स्पेस हमारी सिद्धियों का एक अवसर बनता था, जो साइबर हमें जोड़ता था, आज इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नए संकट नजर आ रहे हैं। उस अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की जिसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, जितनी आवश्यकता आज है उतनी इसके पहले कभी नहीं थी। आज हम इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड कहते हैं तो क्या हमारी आपसी एकता बढ़ी है? हमने सोचने की जरूरत है। क्या कारण है कि यूएन जैसा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे पास होने के बाद भी अनेक जी समूह बनाते गए हम। आज हम कई जी की बातें करते हैं जिसके नंबर बदलते रहते हैं। कभी G4 होगा, कभी G7 होगा, कभी G20 होगा, हम बदलते रहते हैं। और चाहे या न चाहे हम भी उन समूहों में जुड़े हैं, भारत भी जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या आवश्यकता नहीं है कि हम G1 से आगे बढ़ करके जी ऑल की तरफ कदम उठाएं? और जब यूएन अपने 70 वर्ष मनाने जा रहा है, तब ये जी ऑल का एटमॉस्फेयर कैसे बने? फिर एक बार यही मंच हमारी समस्याओं के समाधान का अवसर कैसे बन सके, इसकी विश्वसनीयता कैसे बढ़े, इसका सामर्थ्य कैसे बढ़े, तभी जाकर के हम यहाँ संयुक्त बात करते हैं लेकिन टुकड़ों में बिखर जाते हैं, उससे हम बच सकते हैं। एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि हमारी नीतियां परस्पर जुड़ी हुई है और दूसरी तरफ हम जीरो सम गेम के नजरिए से सोचते हैं। अगर उसे लाभ होता है तो मेरी हानि होती है। कौन किसके लाभ में है, कौन किसकी हानि में है, यही मानदंड के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। निराशावादी या आलोचनावादी की तरह कुछ भी नहीं बदलने वाला। एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके मन में ये रहता है, छोड़ो यार, अब कुछ होने वाला नहीं है, हो चुका, अब कुछ होने वाला नहीं है। ये जो निराशावादी और आलोचनावादी माहौल है, ये कहना आसान है, परंतु अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारियों से भागने का जोखिम उठा रहे हैं। वो अपने सामूहिक भविष्य को हम खतरे में डाल रहे हैं। आइए हम अपने समय की मांग के अनुरूप अपने आप को ढालें। हम वास्तविक शांति के लिए कार्य करें। कोई भी एक देश या कुछ देशों का एक समूह विश्व की धारा को तय नहीं कर सकता। वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी का होना ये समय की मांग है, ये अनिवार्य है। हमें देशों के बीच
सार्थक संवाद एवं सहयोग सुनिश्चित करना है। हमारे प्रयासों का प्रारंभ यहीं संयुक्त राष्ट्र में होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार लाना, इसे अधिक जनतांत्रिक और भागीदारी परक बनाना हमारे लिए अनिवार्य है। 20वीं सदी की अनिवार्यताओं को प्रतिबिंबित करने वाली संस्थाएं 21वीं सदी में प्रभावी सिद्ध नहीं होंगी। इनके सम्मुख अप्रासंगिक होने का खतरा प्रस्तुत होगा। और मैं आग्रह से कहना चाहता हूं कि पिछली शताब्दी के आवश्यकताओं के अनुसार जिन बातों पर हमने बल दिया, जिन नीति नियमों का निर्धारण किया, 21वीं सदी में विश्व काफी बदल चुका है, बदल रहा है और बदलने की गति भी बड़ी तेज है। ऐसे समय यह अनिवार्य हो जाता है कि हम समय के साथ अपने आप को ढालें, हम परिवर्तन करें, हम नए विचारों पर बल दें। अगर ये हम कर पाएंगे तभी जाकर के हमारा रिलेवेंस रहेगा। हमें अपने सभी मतभेदों को दरकिनार कर आतंकवाद से लड़ने के लिए सम्मिलित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करना चाहिए। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि इस प्रयास के प्रतीक के रूप में आप कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को पारित करें। ये बहुत लंबे अरसे से पेंडिंग मांग है, इस पर बल देने की आवश्यकता है। टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की हमारी ताकत का वो एक परिचय होगा। और इसलिए हमारा देश जो टेररिज्म से इतने संकटों से गुजरा है, उसको हर हमेशा लगता है कि जब तक यूएन इसमें इनिशिएटिव नहीं लेता है और जब तक हम कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को पारित नहीं करते, हम वो विश्वास नहीं दिला सकते हैं। और इसलिए फिर एक बार भारत की तरफ से इस सम्मानीय सभागृह के सम्मुख बहुत आग्रहपूर्वक मैं अपनी बात बताना चाहता हूं। हमें आउटर स्पेस और साइबर स्पेस में शांति, स्थिरता एवं व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। हमें मिलजुल करके काम करते हुए यह सुनिश्चित करना है कि सभी देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों, मानदंडों का पालन करें। हमें यूएन पीसकीपिंग के पुनीत कार्य को पूरी शक्ति प्रदान करनी चाहिए। जो देश अपनी सैन्य टुकड़ियों का योगदान करते हैं, उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने से उनका हौसला बुलंद होगा। वो बहुत बड़ी मात्रा में त्याग करने को तैयार है, बलिदान देने को तैयार है, अपनी शक्ति और समय खर्च करने को तैयार है। लेकिन अगर हम उन्हें ही निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखेंगे तो कब तक हम यूएन पीसकीपिंग फोर्स को प्राणवान बना सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं? इस पर भी गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। आइए हम सार्वभौमिक वैश्विक निःशस्त्रीकरण एवं अप्रसार हेतु अपने प्रयासों में दुगुनी शक्ति लगाएं। अपेक्षाकृत अधिक स्थिर तथा समावेशी विकास हेतु निरंतर प्रयासरत रहें। वैश्वीकरण ने विकास के नए ध्रुवों, नए उद्योगों और रोजगार के नए स्रोतों को जन्म दिया है, लेकिन साथ ही अरबों लोग गरीबी और अभाव के कगार पर जी रहे हैं। कई देश ऐसे हैं जो विश्वव्यापी आर्थिक तूफान के प्रभाव से बड़ी मुश्किल से बच पा रहे हैं। लेकिन इन सब में बदलाव लाना जितना मुमकिन आज लग रहा है,
उतना पहले कभी नहीं लगता था। टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ संभव कर दिखाया है। इसे मुहैया करने में होने वाले खर्च में भी काफी कमी आई है। यदि आप सारी दुनिया में फेसबुक और ट्विटर के प्रसार की गति के बारे में, सेलफोन्स के प्रसार की गति के बारे में सोचते हैं, तब आपको भी विश्वास करना चाहिए कि विकास और सशक्तिकरण का प्रसार भी इसी तेज गति से संभव है। जाहिर है, प्रत्येक देश को अपने राष्ट्रीय उपाय करने होंगे। प्रगति व विकास को बल देने हेतु प्रत्येक सरकार को अपनी जिम्मेवारियां निभानी होगी। साथ ही हमारे लिए एक सार्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी की आवश्यकता है। एक स्तर पर इसका अर्थ हुआ नीतियों का बेहतर समन्वय, ताकि हमारे प्रयत्न परस्पर सहयोग को बढ़ावा दे तथा दूसरे को क्षति न पहुंचाए। ये उसकी पहली शर्त है कि दूसरे को क्षति न पहुंचाए। इसका यह भी अर्थ है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों की रचना करते हैं तो हमें एक दूसरे की चिंताओं व हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम विश्व के अभाव के स्तर के विषय में सोचते हैं, आज बेसिक सैनिटेशन 2.5 बिलियन लोगों की पहुंच के बाहर है। आज 1.3 बिलियन लोगों को बिजली उपलब्ध नहीं है और आज 1.1 बिलियन लोगों को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं है। तब स्पष्ट होता है कि अधिक व्यापक व संगठित रूप से अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही करने की प्रबल आवश्यकता है। हम केवल आर्थिक वृद्धि के लिए इंतजार नहीं कर सकते। भारत में मेरे विकास के एजेंडा के सबसे महत्वपूर्ण पहलू इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित है और मैं मानता हूं कि हमें पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा में इन्हीं बातों को केंद्र पर रखना चाहिए और उन पर ध्यान देना चाहिए। रहने लायक तथा संवहनीय, टिकाऊ, सस्टेनेबल विश्व की कामना के साथ हम काम करें। इन मुद्दों पर ढेर सारे विवाद एवं दस्तावेज उपलब्ध हैं, लेकिन हम अपने चारों ओर ऐसी कई चीजें देखते हैं जिनके कारण हमें चिंतित व आगाह हो जाना चाहिए और ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें देखने से हमें चिंतित होते जा रहे हैं। जंगल, पशु पक्षी, निर्मल नदियां व झीलें और नीला आसमान। मैं 3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात, हमें चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में ईमानदारी बरतनी चाहिए। विश्व समुदाय ने सामूहिक कार्यवाही के सुंदर संतुलन को स्वीकारा है, जिसका स्वरूप कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसे सतत कार्यवाही का आधार बनाना होगा। इसका यह भी अर्थ है कि विकसित देशों को फंडिंग व टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की अपनी प्रतिबद्धता को अवश्य पूरा करना चाहिए। दूसरी बात, राष्ट्रीय कार्यवाही अनिवार्य है। टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ संभव कर दिया है, जैसे नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी। आवश्यकता है तो सृजनशीलता व प्रतिबद्धता की। भारत अपनी टेक्नोलॉजी व क्षमता को साझा करने के लिए तैयार है। जैसा कि हमने हाल ही में
सार्क देशों के लिए एक निशुल्क उपग्रह की घोषणा की है। तीसरी बात, हमें अपनी जीवन शैली को बदलने की आवश्यकता है। जिस ऊर्जा का उपयोग न हुआ हो वह सबसे साफ ऊर्जा है। इससे आर्थिक नुकसान नहीं होगा, अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी। हमारे भारतवर्ष में प्रकृति के प्रति आदर भाव आध्यात्म का अभिन्न अंग है। हम प्रकृति की देन को पवित्र मानते हैं। और मैं आज एक और विषय पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात करते हैं, हम प्रकृति के साथ जुड़ने की बात करते हैं, हम जब बैक टू बेसिक की बात करते हैं, तब मैं उस विषय पर आज विशेष रूप से आपसे एक बात कहना चाहता हूं। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। अंततः हम सब एक ऐतिहासिक क्षण से गुजर रहे हैं। प्रत्येक युग अपनी विशेषताओं को से परिभाषित होता है। प्रत्येक पीढ़ी इस बात से याद की जाती है कि उसने अपनी चुनौतियों का किस प्रकार सामना किया। अब हमारे सम्मुख चुनौतियों के सामने खड़े होने की जिम्मेदारी है। अगले वर्ष हम 70 वर्ष के हो जाएंगे। हमें अपने आप से पूछना होगा कि क्या हम तब तक प्रतीक्षा करें जब हम 80 या 100 के हो जाएं। मैं मानता हूं कि यूएन के लिए अगला साल एक अपॉर्चुनिटी है। जब हम 70 साल की यात्रा के बाद लेखा जोखा लें, कहां से निकले थे, क्यों निकले थे, क्या मकसद था, क्या रास्ता था, कहां पहुंचे, कहां पहुंचना है, 21वीं सदी के कौन से पड़कार हैं, कौन सी चैलेंजेस हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए पूरा एक साल व्यापक विचार मंथन हो। हम यूनिवर्सिटीज को जोड़ें, नई जनरेशन को जोड़ें, जो हमारे पिछले कार्यकाल का विगत से मूल्यांकन करे, उसका अध्ययन करे और हमें वो भी अपने विचार दें। हम नई पीढ़ी को हमारी नई यात्रा के लिए कैसे जोड़ सकते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि 70 साल ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर का हम उपयोग करें और उस उपयोग कर करके एक नई चेतना के साथ, नई प्राण शक्ति के साथ, नए उमंग और उत्साह के साथ, आपस में नए विश्वास के साथ हम यूएन की यात्रा को एक नया रूप रंग दें। इसलिए मैं समझता हूं कि 70 वर्ष एक हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। आइए हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार लाने के अपने वादे को निभाएं। ये बात लंबे अरसे से चल रही है, लेकिन उन वादों को निभाने की सामर्थ्य हम खो चुके हैं। और इसमें आज फिर से आग्रह करता हूं कि हम उस विषय में गंभीरता से सोचें। आइए हम अपने पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करें। आइए सन 2015 को हम
विश्व के प्रगति प्रवाह को एक नया मोड़ देने के वाले वर्ष के रूप में अविस्मरणीय बनाए। वर्ष 2015 एक नितांत सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। मुझे विश्वास है कि इस सामूहिक जिम्मेवारी को हम पूरी तरह निभाएंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्ते। On behalf of the General Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the Republic of India for the statement just. तो अभी हम संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुन रहे थे। पहले आज जब से उनका यह भाषण तय हुआ था, तब से हमारे पूरे देश में मीडिया के माध्यम से यह बात चले कि वह ऐतिहासिक भाषण देंगे जिसे पूरा और मोदी बोलेंगे और पूरा विश्व सुनेगा। वैसा हुआ, लेकिन एक मुद्दे पर जो आज दिन भर चर्चा चली, कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइट अर्थात जनमत संग्रह की जो मांग हुई थी, उस पर ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, चर्चाएं हो रही थी और लगभग एक मत से यह विचार उठा था कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को कड़े शब्दों में दो टूक जवाब देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये बिल्कुल सही हुआ। ध्यान रखिए, ये जो कश्मीर का मुद्दा है, यह भारत का शुरू से ये नीति रही है, स्टैंड रहा हुआ है कि यह द्विपक्षीय मामला है, इसे हम बायलैटरल टॉक से समाधान निकालेंगे, किसी तीसरे पक्ष के पास नहीं जाएंगे। आज अगर हमारे जब चर्चा कर रहे थे सारी मीडिया के लोग दिन भर, इस पक्ष को शायद भूल गए थे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर जवाब देते तो जो पाकिस्तान चाहता था वही हो जाता, हम उसकी जाल में फंस जाते, मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है, जो हम कभी नहीं चाहते थे। यह है कि हमारा आंतरिक मामला है, बल्कि पाकिस्तान कश्मीर के, हमारे जम्मू और कश्मीर के मामले में, हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करता रहा है, जिससे निपटने में भारत सक्षम है। इसलिए मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ स्पर्श किया और बड़े अच्छे शब्दों में बता दिया कि इस मंच से अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर उन्होंने न तो पाकिस्तान का नाम लिया और न ही कश्मीर का नाम लिया। सिर्फ यह जरूर कहा कि कुछ मुद्दे इस मंच पर उठाने से कोई समाधान निकलने वाला नहीं। बिल्कुल सही कानून है, उसका स्पष्ट का जवाब भी दे दिया और एक शालीनता के साथ, सभ्यता के साथ स्वयं बरतते हुए जवाब दिया। उन्होंने है, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने भारत की जो नीति जम्मू कश्मीर को लेकर आरंभ से रही है उस पर अडिग रहे और किसी पक्ष को इसमें शामिल नहीं होने दिया। सरकार साहब, जैसे हम लोग चर्चा मैंने पहले भी कहा था कि इसकी उम्मीद कम है, जैसा हुआ भी, क्योंकि यह पाकिस्तान की चाल थी। ये तो नवाज शरीफ ने बहुत चालाकी पूर्वक मुद्दे को उठाया था और वो जाल में मोदी को फंसाना चाहते थे कि वो जवाब दे, और एक बार संयुक्त महासभा जवाब दे दिया तो फिर अन्य देशों को इसमें भाग लेने का मौका मिल जाएगा, इस पर बहस करेंगे, जो हम कभी नहीं चाहते। शुरू से हमारा क्या है, ये हमारा आंतरिक मामला है जम्मू एंड कश्मीर, बल्कि जिस भाग को पाकिस्तान ने अधिकृत कर रखा है, जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जिस पर कब्जा कर रखा है, वो भी हमारा हिस्सा है। बात उसकी होना चाहिए, उसके लिए तो आज जो अभी मोदी जी ने बड़े सारे जो शांति, वसुधैव कुटुंबकम और विकास और आतंक के मुद्दे पर तो बात कही, लेकिन इससे क्या आपको लगता है कि इनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेते हुए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यगण वो मामले को आगे बढ़ाएंगे, उस प्रयास में आगे चलेंगे? देखिए, इसमें एक चीज़ और जी, उन्होंने पाकिस्तान को भी दो टूक जवाब दे दिया। उन्होंने कह दिया कि ये मल्टीलैटरल फोरम है, इसमें द्विपक्षीय मामला लाने से कोई समाधान नहीं होता है। तो उन्होंने, जैसा आपने कहा कि शालीनतापूर्वक
जो एक मुद्दा था जिसके बारे में दिन भर आज चर्चा होती रही, जी। उसका उन्होंने जवाब दे दिया और पाकिस्तान ये से सीधा कयास कह लगाए जा रहे थे जो आपने देखा होगा। नहीं, सही ये है। कड़े शब्दों में नहीं। मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये इन शब्दों का प्रयोग हुआ मीडिया में, कड़े शब्दों में मुंह तोड़ जवाब देंगे। कड़े लेकिन शब्दों में तो जवाब यहाँ दिल्ली से दिया जाता है। मैं मल्टीलैटरल फोरम में डिप्लोमेटिकली जवाब दिया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें थोड़ा समझना चाहिए था लोगों को। डिप्लोमेटिकली दो टूक जवाब दे दिया। दूसरी चीज उन्होंने जो कहा कि पूरे विश्व का भविष्य क्या होगा, यूनाइटेड नेशंस के जिस रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं उसमें क्या होगा कि यूनाइटेड नेशंस जो है आज कुछ खास बड़े देशों का जो है उसका वर्चस्व बढ़ गया है और भारत लगातार ये चाह रही है कि विकासशील देशों का वर्चस्व उसमें बढ़े। और साथ ही उसमें देखिए उसमें एक संकेत ये भी था कि कई बार यूनाइटेड नेशंस में ये बात बार बार आई है कि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। उसका भी तरफ ये इशारा है कि भारत को अपनी जगह आप दीजिए। नहीं, मैं इसमें आपने कहा नहीं, मैं आपसे इसी में जानना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा सवाल उठाया ना। प्रधानमंत्री ने वहां सिर्फ कहा कि एक पुरानी मांग है कि सुरक्षा परिषद में आवश्यक सुधार किया जाए। जी बिल्कुल, जिसे आपका यह कहना कि जो हमारी पुरानी मांग है कि हमें सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए, उसे जोड़कर मैं जानना चाहता हूं थोड़ा ज्ञान हासिल करने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर इस बात को क्यों नहीं कहा कि भारत को भी सुरक्षा परिषद की सदस्यता स्थायी सदस्य चाहिए। नहीं देखिए, ये मल्टीलैटरल फोरम में पूरे विश्व को एड्रेस किया जा रहा है, उनको पता है, और इसलिए उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो भारत की अपनी मांग को उन्होंने नहीं बढ़ाया। देखिए, उन्होंने भारत के वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना में जो इतनी बातें हैं उसको रहते हुए बहुत ही साफ गोई से उन्होंने अपनी बात भी उन्होंने रख दी है। यहाँ पे खुल के बात करने की जरूरत नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हर बात को इशारे में क्यों कहा। नहीं, कुछ चीजें जो है मुझे लगता है कि खास करके वहाँ ये जो चरित्र है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो चरित्र रहा हुआ है, जिसकी अपेक्षा लोग करते हैं, वो एक तेवरदार आक्रामक प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए हैं। बिल्कुल, आपका कहना और सही जो है। हमारे जो अपने भारत के देश के जितने मुद्दे रहे हैं उस पर जो उनका जवाब रहा, जिस तरह से मुद्दों को उठाया, जवाब देते आए हैं या पेश करते आए हैं, उसमें एक आक्रामकता झलकती है। और शायद यह बहुत बड़ा कारण था कि देश का विशाल युवा वर्ग उनके साथ गया। नहीं, बिल्कुल सही बात है, देश का विशाल युवा वर्ग उनके साथ गया, उनको देखता रहा। सवाल है कि उन्होंने इस बात को सीधे तरीके से क्यों नहीं कहा। देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला अभिभाषण था वहाँ, उसमें उन्होंने सारे विश्व के मुद्दों की चर्चा की। हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसको हम सार्क कहते हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से उन्होंने बताया कि हम क्या कर रहे हैं। सार्क के लिए हम एक सैटेलाइट भी कर रहे हैं और सभी सार्क के लोगों को साथ जोड़कर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और उसमें इशारा ये भी है कि हम पाकिस्तान को भी साथ जोड़ के चलना चाहते हैं। पर उसके साथ साथ उन्होंने ये भी संकेत में कह दिया कि आतंकवाद का जो गढ़ है वो पाकिस्तान है। तो उन्होंने छोड़ा किसी को नहीं। पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय फोरम में जब आप बात करते हैं तो आपको कुछ शालीनता से बात करनी होती है, डिप्लोमेटिकली बात करनी होती है, डिप्लोमेटिकली इशारा देने होते हैं। दूसरी चीज़ आपने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो बात है, वो जब इवेंट में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बात करेंगे या फॉरेन मिनिस्टर्स जब बात करेंगे तब उसको उठाया जाता है। प्रधानमंत्री का भाषण जो है वो एक सांकेतिक होता है पूरे विश्व को बताने के लिए। हम सिर्फ भारत के ही नहीं हैं, भारत पूरे विश्व का जो है हम परिकल्पना चाहते हैं जो भारत के हित में और विश्व के हित में हो। तो उस चीज को उन्होंने बार बार सामने रखा। बार बार उन्होंने आतंकवाद के बारे में जो बात बिल्कुल। अशोक जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह जी मौजूद हैं। आपने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा भाषण सुना। अभी जिस बात को हम लोग चर्चा करेंगे उसके आगे बढ़ते हुए एक बात उन्होंने महत्वपूर्ण कही। अब इसे हम करार बिल्कुल सरकार साहब ने जो कहा कि ठीक है, प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें जो जिस शालीनता और संयंत्र का परिचय देना चाहिए था उन्होंने देते हुए अपनी सारी बातों को रख दिया। बल्कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जम्मू कश्मीर के मामले में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो जन मत संग्रह की बात की थी, एक तरह से उसका करारा जवाब भी दिया कि इस मंच पर, अर्थात संयुक्त राष्ट्र के मंच पर बात उठाने से
कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उन्हें द्विपक्षीय वार्ता के लिए सामने आना चाहिए, लेकिन यह भी उन्होंने चेतावनी दे दी कि आतंक के साए में कोई बातचीत नहीं हो सकती। और फिर बगैर नाम लिए भी कह दिया कि हमारे कुछ देश जो हैं आतंक के गढ़ बने हुए हैं, उनका संरक्षण देने वाले बने। सीधा इशारा उनको पाकिस्तान करता है। तो ये पूरे भाषण को आप किस रूप में लेते हैं, जो भारतीयों की या विदेश में, खासकर अमेरिका में, पूरे संसार में रह रहे हर भारतीयों की जो अपेक्षा थी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस अपेक्षा की कसौटी पर खड़े उतरे? देखिए, निश्चित रूप से ये आज हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, हम लोग चर्चा कर रहे जी। हैं और ये ऐतिहासिक क्षण है। मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मैं 77 की या उसकी बात कर सकूं जी। जब विदेश मंत्री रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भाषण दिया था जी। और नरेंद्र जी का भी, हम जो जिस स्वामी नरेंद्र जी की बात करते हैं, हम लोग स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं, उसके भी हम लोग पढ़ते हैं किताबों में, उनके बारे में भी सुनते हैं जी। आज हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व है जी। और वह व्यक्तित्व के आधार पे अपनी बात को रखता है। आप देख सकते हैं नरेंद्र भाई मोदी आज से जब 15 वर्ष पहले भी, जब वो सीएम नहीं रहे, जब पीएम नहीं रहे, तब भी जो बातों को कहते थे, आज भी उस बातों पे अड़े हैं और उसको करते हैं, उसको कहते हैं, उसको करते हैं। जी। पाकिस्तान का विषय है, कश्मीर का विषय है, पाकिस्तान और कश्मीर का विषय दोनों है। जी। आज वहाँ पे बड़ा विषम स्थिति है। सौभाग्य से मैं, या जो भी कहिए, मैं बीजेपी के यूथ के तरफ से जम्मू कश्मीर का प्रभारी भी हूँ जी। मुझे वहाँ जाने का अवसर भी मिला, मैं वहाँ घुमा भी हूँ जी। और हमने कश्मीर का जो दुर्दशा देखा है, मैं मानता हूँ अगर नवाज शरीफ जी को उससे अगर थोड़ा बहुत भी मानवता होता जी। तो वो उनकी सहायता करने के बजाय वो एक दूसरे विषय को लेकर नहीं चलते जो वो चले। फिर भी चलिए, वो उनका अपना एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और पाकिस्तान इस विषय पर करता है। जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी ने कई बातों को उन्होंने बड़ा स्पष्ट रखा। उन्होंने ये भी बताया कि हम देश के 6वां हिस्सा हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हम योग्य के आधार पे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो कभी स्वामी विवेकानंद जी ने देश के दुनिया को दिखाया था। आज मोदी जी ने भी उन चीज़ों को छुआ है। छूने के साथ साथ जहाँ तक आतंकवाद का विषय है, आप देखिए, उन्होंने कई चीज़ों को बड़े स्पष्ट तरीके से रखा है। आतंकवाद से जहाँ 40 वर्षों तक हम ग्रसित हैं, वो तो हमने बताया है, क्योंकि वो पूरा विश्व के अधिकतर देश, चाहे वो खुद पाकिस्तान भी इससे ग्रसित है, बगल का नेपाल भी है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है, हिंदुस्तान भी है, खुद अमेरिका जहाँ पे ये हो रहा है, वार्ता हो रही है, वो भी बहुत ग्रसित है। 9/11 के आतंकवाद से शिकार हुए। नहीं अशोक जी, आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो में जुड़े हुए हैं शिवसेना के नेता सुभाष सावंत जी। अब सीधे उनके पास चलते हैं। सुभाष जी, आपने अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनका संबोधन सुना। उन्होंने शांति की दिशा में काम करने के लिए पूरे विश्व का आह्वान किया, वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के साथ, और उससे भी आगे बढ़ते हुए बिल्कुल जो हमारी पुरानी परंपरा रही हुई है, अध्यात्म की बातें भी नरेंद्र मोदी ने की। यह संभवतः पहली बार है किसी प्रधानमंत्री ने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसी बातें कही हो। आपको क्या लगा? जो लगता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज उद्बोधन हुआ संयुक्त राष्ट्र महासभा में, उससे विश्व शांति की दिशा में एक अच्छा सकारात्मक प्रयास माना जाएगा। और हमारी जो अपनी समस्याएं थी, जो पाकिस्तान को लेकर था, जैसे कहा मैं सरकार जी, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री जो बहुत एक हाइप क्रिएट किया गया था, 2 का मुतोड़ जवाब देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में ऐसा जवाब नहीं आता है। उन्होंने शांत, सभ्य, संयमित शब्दों में, इशारे में एक तरह से करारा जवाब भी दे दिया कि इस मंच अर्थात यूएन में वह मुद्दा उठाने से कश्मीर का कोई समाधान होने वाला नहीं है। द्विपक्षीय वार्ता करो और आतंक से दूर होकर, आतंक के साए में कोई वार्ता नहीं होगी। तो क्या आपको लगता है कि इसके दूरगामी प्रभाव विश्व शांति पर, आतंक के खिलाफ और कश्मीर मामले के समाधान की दिशा में होगा? सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी साहब को मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ, एक भारतीय नागरिक होने के नाते और शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का शिव सैनिक होने के नाते, कि उन्होंने अपनी हिंदुस्तान की जो भाषा है हिंदी, उसका वहाँ पर इस्तेमाल किया। इसलिए हमारी छाती बहुत
बड़ी हो गई। जी। बाहर के देश में जाके अपनी मातृभाषा में बात करना ये कोई मामूली बात नहीं है। जी। वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाई, इसका हमें गर्व है। हमारे देश के पंतप्रधान बाहर अमेरिका में जाकर जब ऐसी हिंदी में बात करती है और पूरे देश को संदेश देती है तो भारतीय का जो सीना है वो चौड़ा हो जाता है। रही पाकिस्तान की बात, वो उनसे अभी चुपड़ी चापड़ी बातें से काम नहीं चलने वाला है। उनको एक जबरदस्त झटका देना पड़ेगा, तब वो सुधर जाएंगे। वो ऐसे सुधरने वाले में नहीं है। उनको आप क्रिकेट खेलो या दूध पिलाओ या और कुछ भी करो, वो साफ है और वो डसने का काम कभी छोड़ेंगे नहीं। अभी हमारा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व अच्छे से इसमें जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो शांति नहीं चाहता है, अपने अराजकता पर तुले हैं। उनको जवाब देना ही पड़ेगा। प्यार से समझने वाले नहीं है, उनको दिल से कहने से भी समझने वाले नहीं। उनको झटका नरेंद्र मोदी साहब ने देना चाहिए। अमेरिका में नहीं दिया, ठीक है, हिंदुस्तान में कदम रखते ही पाकिस्तान को बोलना चाहिए, खबरदार दोबारा अगर जम्मू कश्मीर की बात की ये ठीक नहीं होगा, आपका इसका ईंट का जवाब पत्थर का मिलेगा, ये कह देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपने। एक बात और मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा जी। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन करता था जी। देश के गृह मंत्री ने पहली बार ऐसा बोला कि अगर वो करते हैं तो मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, और सीमाओं पे सफेद झंडे के बजाय तोपों के गोलों के धुएं दिखाई देनी चाहिए। और आप देख रहे होंगे सीज फायर उनके बंद हो गए जी। आज वो खुद बोलते हैं कि आप बैठक कीजिए, वार्ता करते हैं। असल सच है, इसका प्रभाव पड़ा है। एक तरीका होता है। एक बात और जो महत्वपूर्ण है, सावंत जी, प्रधानमंत्री ने वहां अपने उद्बोधन में जहां शांति के लिए पूरे विश्व का आह्वान किया कि उस दिशा में काम होना चाहिए, वहीं संयुक्त राष्ट्र की उपयोगिता को भी चिन्हित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि हमें इस बात का एहसास है कि हमारे देश की जनता मुझसे क्या चाहती है और पूरी दुनिया की अपेक्षा भारत से क्या है, एक महत्वपूर्ण है। और उसी क्रम में वह यह याद दिलाने से भी नहीं चुके कि भारत इन दिनों आर्थिक और सामाजिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आर्थिक और सामाजिक बदलाव में जो सामाजिक बदलाव को जो चिन्हित किया, उसका आशय उनका क्या था? कहीं ये सामाजिक विचारधारा को लेकर तो उन्होंने उसकी नहीं सोचा? नहीं, उन्होंने जो कहा है, हमारा भारत देश आज भी महान है, कल भी महान रहेगा और पूरे विश्व में भारत का नाम अभी होने जा रहा है, उसका हमें गर्व है। सामाजिक विचार और परिवर्तन हर जो नया लीडर आता है वो करने की कोशिश करता है और वो नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं, इसका हमें गर्व है। हिंदुस्तान में संस्कृति, हिंदुस्तान की सहनशीलता, हिंदुस्तान का प्यार हर देश से है। सिर्फ हिंदुस्तान को छेड़ने की कोशिश नहीं होना चाहिए। वो जब तक सहनशीलता है तब तक सहनशीलता है। हमारे जवान, हमारे हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिक, ये सभी सहनशीलतावादी है। सिर्फ ये बाजू वाला पाकिस्तान वो गड़बड़ करने की कोशिश कर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुभाष जी। अब हमारे साथ कांग्रेस की नेता सत्या बहन जी जुड़ गई हैं। सत्या जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। चूंकि विलंब हो गया, हमारे पास समय का अभाव है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना, उसे आप किस रूप में लेती है? क्या देशवासियों की अपेक्षा की कसौटी पर उनका भाषण उचित था, खरा उतरा? और क्या नरेंद्र मोदी देश की जो भावना अभी थी उसे वहां प्रकट करने में सफल हुए? देखिए, पहली बात तो ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का जो भी प्रधानमंत्री जाते हैं वो देश की ऊर्जा को संजो के जाते हैं। कोई एक पार्टी का, एक दल का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करता है। जी बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी आज संयुक्त राष्ट्र में बोला है, मैं ठीक है, संतोषजनक बोला है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और मैं प्रशंसा करती हूँ कि बोलना भी चाहिए। लेकिन ये इससे पहले चाहे अटल जी रहे हों, इंदिरा जी रही हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, राजीव गांधी रहे हों, जितने भी लोग रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में बोले हैं, उन्होंने देश का जोरदार
ढंग से अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है, अपने देश की छाप छोड़ी है, तो इसमें ऐसी इन्होंने भी उसी परंपरा का निर्वाह किया है। ऐसी विशेष बात नहीं मुझे दिखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सत्यवान जी। सरकार साहब, एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये बताई, उन्होंने कहा कि हर देश का अपना एक दर्शन होता है जिसके आधार पर उससे वह देश प्रेरणा ग्रहण करता है और तब अपनी योजनाएं आगे बढ़ाता है और विकास की दिशा में अग्रसर होता है। इसी क्रम में उन्होंने योग के महत्व को रेखांकित करते हुए एक विश्व योग दिवस बनाने का भी एक प्रस्ताव दिया है। मुझे लगता है कि शायद अशोक जी भी शायद आप भी बताएंगे कि संभवतः ऐसा पहली बार हुआ कि संयुक्त राष्ट्र के मंच से किसी देश के प्रधानमंत्री ने, वो भी हमारे देश के भारत के, जो हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने अध्यात्म के लिए हम जाने जाते हैं, उसका प्रदर्शन वहाँ किया, उसको पेश करके वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के महत्व को भी रेखांकित किया। नहीं, बिल्कुल भारत के महत्व को रेखांकित किया, इसमें कोई शक नहीं है जी। उसके साथ आपको एक चीज़ और भी समझना चाहिए जी कि नरेंद्र मोदी जी जो है जी, जो आर्थिक व्यवस्था है, जो व्यवसाय है, उसको भी अच्छी तरह समझते हैं और भारत में योग दर्शन से जुड़ा हुआ है। योग के ज़रिए आज तमाम ऐसे लोग हैं जिनको आज बहुत तरह की प्रेरणा भी मिल रही है और रोजगार भी मिल रहा है। और योग के ज़रिए हमारे देश में तो है ही, और विश्व के लोग भी देख रहे हैं कि स्वास्थ्य के प्रति जो है उनका जो एक रवैया बनता है वो बहुत पॉजिटिव होता है और उसके लाभ जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी इन सारी चीज़ों को रेखांकित करते हुए भारत के एक विशाल युवा समुदाय के लिए एक रास्ता भी खोला कि पूरे विश्व में एक योग दिवस का पालन होता है, तो उसके लिए अगर ह्यूमन रिसोर्स आएगा तो कहाँ से आएगा? निश्चित रूप से भारत से ही नहीं, ये बहुत अच्छा है। एक और सवाल अशोक जी से। अशोक जी, हमारे प्रधानमंत्री ने एक और आह्वान किया संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से, वह है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए विश्व स्तर पर संयुक्त प्रयास किए जाने चाहिए। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि न केवल हम भारत बल्कि हमारे पड़ोस के अलावा स्वयं अमेरिका वो आतंकवाद से बुरी तरह प्रभावित है, लोगों की जाने जा रही है, वहां पर विस्फोट होते हैं, सब होते हैं। वैसी दिशा में इस पर क्या ऐसा नहीं लगता कि अब उसी मंच से, संयुक्त राष्ट्र के मंच से ही एक प्रस्ताव पारित कर एक इसके लिए अलग से कोई ऐसा प्रयास हो ताकि सचमुच संयुक्त रूप से जब भी जहां कोई आतंकी हमला हो या आतंक के वारदात हो, संयुक्त रूप से उसका सामना वैश्विक स्तर पर किया जाए? कन्वेंशनल इंटरनेशनल टेररिज्म जो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा देखिए हुआ आपने जिसके लिए इन्होंने चर्चा किया। जी देखिए, आपने देखा होगा विनोद जी, उन्होंने कहा कि चुनौतियों के विरुद्ध खड़े होने का जिम्मेदारी हम सबको लेनी चाहिए और परिस्थितियों के हिसाब से, समय के हिसाब से हमको ये काम करना पड़ेगा। आज पहले भारत कहता था कि हम भी आतंकवाद से त्रस्त हैं, तो लोग उसका मखौल उड़ाते थे, कहते थे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। लेकिन आज अमेरिका भी मानता है, रशिया भी मानता है और बहुत सारे देश मानते हैं कि आतंकवाद एक गिने चुने देशों के लिए नहीं, बिल्कुल विश्व के लिए चुनौती है। और जब तक पूरे विश्व के ताकतवर देश इसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई एक देश इसको खत्म कर सकता है। भारत अगर अपने देश में खत्म भी करता है तो अन्य देशों में चले जाएंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा बने और इसके लिए आपको भारत की भी भागीदारी लेनी पड़ेगी। आज भारत के सैनिक को अगर अफगानिस्तान में जरूरत पड़ता है तो भारत भेजता है, लेकिन जब भारत की जरूरत पड़ती है तो उसमें चूंकि वहां प्लेटफॉर्म पे कहने के लिए हम है नहीं, स्थायी समिति के सदस्य नहीं है, तो आज भी जरूरत है। अभी मोदी जी ने कहा कि इसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए, स्थायी समिति के सदस्य बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चूंकि हमारा अब समय समाप्त हो रहा है, इस चर्चा को यही विराम देंगे, लेकिन इस मंच के माध्यम से जो हर भारतीय के मन में आज जो एक खुशी जो जाहिर हो रही है, हम भी जाहिर करना चाहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपेक्षा के अनुरूप शालीनता, सभ्यता और संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में हर मुद्दों पर, वैश्विक आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हमारा विवाद का मुद्दा हो, या विकास का मुद्दा हो, या शांति का मुद्दा हो, उसको अध्यात्म के माध्यम से भी उसका समाधान निकालने पर बल दिया
और यह एक ऐसी परंपरा की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने कर दी जिसके लिए स्वामी विवेकानंद की तरह एक दिन ऐसा आएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पूरा विश्व याद करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस चर्चा को वही विराम देते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। शिवजी सरकार जी, अशोक सिंह जी, सत्याबहन जी, अखिल चित्रे जी, सुभाष सावंत जी, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार इस चर्चा भाग लेने के लिए। अब तो मुझे भी इजाजत दीजिए आज। अब कल हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे पर, नए अतिथि विशेषज्ञों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।